Hello everyone. Today we are going to discuss resistivity और specific resistance. Okay. तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें से हमने दो फैक्टर्स इसमें यूज किए हैं, तो उनकी हेल्प से हम रेजिस्टिविटी को समझेंगे. ओके. तो पहला पॉइंट हमारा है रेजिस्टेंस के लिए. रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड द इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 सपोज कर ली. उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट बनाया. सेकंड पॉइंट में रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एरिया के क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके. इसी इक्वेशन नंबर हमने सेकंड सपोज कर ली. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को यूज करके ओके तो यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया. ओके. तो क्योंकि हमारे पास में जो प्रोपोर्शनल है इसको हमें रिमूव करना है, इसकी जगह कोई ना कोई एक कांस्टेंट है. आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. हमने ये रो लगा दिया. आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. रो क्या है? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है. एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टिविटी कहलाती है किसी भी कंडक्टर की. तो यहाँ पे जो हमें मिला है रो क्या है? वेयर द रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड आर इज द रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके. तो इस फॉर्मूले को हम इसमें क्योंकि रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो रो की वैल्यू हमने निकाल ली और इसे इक्वेशन नंबर हमने थर्ड सपोज कर दी. तो रो इक्वल टू क्या मिला? आर क्रॉस ए अपॉन एल. तो इसमें क्या होता है, रो की जो वैल्यू होती है हमारी, क्योंकि कांस्टेंट है तो हमारी वैल्यू इसमें क्या मिलती है? कांस्टेंट ही रहेगी. रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम आर और ए में कोई भी डिफरेंस आ जाए तो इनका जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट है. ओके. तो अगर हम इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू द 1 मीटर, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमें क्या मिलेगा? तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर. तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल होगी. कब? जब हम दोनों वैल्यू इसमें पुट अप कर लेते हैं. ओके. तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन. ओके. अगर इतनी यहाँ पे वैल्यू रहती है तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी. तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी हम ऐसा यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का हमने यूज करना है. ओके. तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? ओम. और एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर. ओके. मीटर की यहाँ पे ऊपर 2 पावर है और नीचे एक पावर है. पावर ऊपर की पावर को कट कर देंगे तो हमें मिलेगा ओम मीटर. ओके. तो जो इसकी यूनिट होगी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ओके. ओम मीटर हमें मिल जाएगी. इसको हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ओम मीटर. ओके. तो ये हमारी क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई. नाउ वी डिस्कस फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड. तो हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिसमें रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. तो वे हमारे जो पहले फैक्टर हैं, तो ये इसके दो फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. तो नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, किस हमने कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है. कि एग्जांपल में अगर हमने बात करें, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, रबर, प्लास्टिक, तो कोई भी मटेरियल हो सकता है कि जो भी मटेरियल हमने यूज किया तो उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. दूसरा जो हमारा पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टिविटी वी कैन क्लासीफाई ऑफ द सब्सटेंसेस. तो जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टिविटी.
कि हमारी रेजिस्टिविटी कम हो गई है, ज़्यादा हो गई, तो उससे जो कंडक्टिविटी है किसी भी कंडक्टर की वो इफेक्ट होगी कि नहीं होगी। यह पहला है कंडक्टर। कंडक्टर में हमारे आते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो करंट है वो इजीली पास हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है तो लो रेजिस्टिविटी होती है। सबसे पहले जो सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर की होती है। तो वे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है सबसे, वो हमारे कंडक्टर में काउंट होते हैं। ओके, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। सेकंड नंबर पे है, इसके बाद में बात करेंगे। तो इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर में हमें पता है कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो वो हमारे प्लास्टिक एंड प्लाईवुड, रबर, मैन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो इंसुलेटर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। ओके, पर हमारे पास में जो रेजिस्टर होते हैं, रेजिस्टर हम किनको बनाते हैं, तो रेजिस्टर हम उनको बनाते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। ओके, जिनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है वो हमारे रेजिस्टर बनते हैं। जैसे नाइक्रोम वायर है, मैग्नीशियम वायर है, ये सारे अलॉय हैं। तो जितने भी अलॉय होंगे वो सारे हमारे कैसे होंगे, रेजिस्टर की तरह काम करेंगे। उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगी। ओके, और रेजिस्टिविटी मिडिल में होगी। ना तो उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती, ना ही उनकी रेजिस्टिविटी लो होती। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो एक और साथ में बात ध्यान रखने की है, तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हम वायर घर में यूज़ करते हैं कि अब हमारी वायर घर में हमने बल्ब जलाने के लिए यूज़ किया है, तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो हमेशा कॉपर और एल्यूमिनियम की होती है। वो क्यों यूज़ होती है, वो इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। अगर हमने हाई रेजिस्टिविटी की वायर यूज़ कर ली तो वो ज़्यादा हीटअप होगी, तो जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो नाइक्रोम क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और ये हीटअप जल्दी होती है, तो इसकी वजह से नाइक्रोम हमने हीटर में यूज़ करते हैं। नाइक्रोम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम है, ये सारे अलॉय हैं। तो इनकी क्योंकि हीटर में यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हीटअप करना है, हमें उसको गर्म करना है। या रूम हीटर की बात करें तो उनमें हमने अलॉय यूज़ करना होता है क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और इसके साथ में एक बेसिक न्यूमेरिकल्स है जो काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मल हमने जब ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है उसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो एक जनरल, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल एग्जांपल है जिससे हम रेजिस्टिविटी को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल यूज किया कि सपोज करो आपके पास में कोई वायर है, इनिशियल जो लेंथ है वायर की वो एल हमने सपोज कर ली। ओके, जो इनिशियल वायर है उसकी जो इनिशियल लेंथ है वायर की वो एल सपोज कर ली, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने ए सपोज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे ये लेंथ होगी और ये यहाँ पे हमने एरिया। ओके, ये इनिशियल है। तो जब वायर ओरिजिनल थी, मटेरियल हमने चेंज नहीं किया, सेम मटेरियल की बात चल रही है, तो उससे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है रेजिस्टिविटी। ओके, अगर हमने मटेरियल दूसरा यूज किया तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ओके, और एक और कारण हमने बताया था कि या तो रेजिस्टेंस बढ़ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या लो हो जाए तो रेजिस्टिविटी कम या ज़्यादा हो जाती है, और अगर सेम मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलेगी। तो हमने यहाँ पे लेंथ एल लिया है और एरिया ए लिया है। अब सिचुएशन ये है कि इनिशियल है, और जब हमने फाइनल में हमने इसको यूज किया तो फाइनल में क्या था 12। ओके, तो जो हमने लेंथ की तो डबल की होगी, तो लेंथ अगर हम डबल करेंगे तो क्योंकि मटेरियल उतना ही है, अगर हम इस मान लो सपोज करो ये वायर है और इसको हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने से मोटाई जो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लेस होगा। ओके, पर वो कितना लेस होगा, वो फाइनल जो एरिया है
वो हो जाएगा A/2, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको डबल किया। उसी रेशो में उसकी जो थिकनेस है वो घट जाएगी। ओके, अब इसके हिसाब से हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली, तो R इक्वल टू हमारा निकला था रो L अपॉन में, ये हमने जनरल फॉर्मूला लिए इसके लिए इनिशियल। अब जो चेंजेस हुए हैं वो ये हैं, R डैश यूज करने इसके लिए, क्योंकि हमने R डैश निकालना है और ये भी डैश डैश हो जाएंगे। ओके, तो न्यू R डैश रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे रो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, L डैश लेंगे और A में A डैश लेंगे और वैल्यू पुट अप कर दें। अगर हम इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1, जो न्यू इक्वेशन आएगी उसको 2 मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे रो और यहाँ पे 2L, तो 2L मैंने ऐसे लिख लिया इसको, एरिया हाफ। तो क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे 4 रो L अपॉन A। तो इसको इक्वेशन नंबर 2, तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हमने ऑब्जर्व करें तो हमें मिलेगा कि जो रो L अपॉन A है, यहाँ पे भी रो L अपॉन A है, पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू 4 लगी हुई है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 4 है वो लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है और वो जो रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किए है वो एक दूसरे से 4 टाइम मोर है, डिफरेंट है। तो हम इसको लिखेंगे, तो R डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर हम उसमें पुट अप कर दें तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4R। इसका मतलब ये है कि अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया है तब उसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम मोर होगी। ओके, तो काफी न्यूमेरिकल्स आ जाता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमने सेम मटेरियल यूज कर रखा है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए और तो बताओ उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी, तो मतलब सेम रेजिस्टिविटी होगी, जितनी उसकी पहले रेजिस्टिविटी थी उतनी ही रहेगी। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ओके, अगर उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी लेस हो जाएगी, रिड्यूस कर देते हैं, तब उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। हाई, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो रेजिस्टिविटी लो होगी, और अगर हमने टेम्परेचर को लो किया है तो रेजिस्टिविटी हाई होगी। ओके, थैंक यू।